आज एक स्पेशल प्रोग्राम सियाचिन के महाज से 2015 में भी हमें मौका मिला था और यहाँ बहुत कुछ नया जानने को मिला। वो सियाचिन का इलाका था जो लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट से कुछ आगे का एरिया था और इस मरतबा ये बाल्टोरो ग्लेशियर है। ये एक और ज़बरदस्त पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक साइड है और यहाँ हाइट्स बहुत ज़्यादा हैं और बड़े अहम मुकामात हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस प्रोग्राम में हम बताएंगे। हमारे मेज़बान ये चाहते थे कि हम सफ़र, मौसम और उसके ख़तरात को कुछ हद तक महसूस करें और जितना हो सके अपने नाज़रीन यानी आप तक ये मालूमात हम पहुँचाएँ। इस्लामाबाद से स्कर्दू से ऑफ रोड गाड़ियों का एक लंबा सफ़र, कच्चे और ख़तरनाक रास्ते, हवा में झूलते हुए पुल, गहरी खाइयों और चट्टानों के साथ खतरनाक चढ़ाइयाँ और 10 घंटे के बाद कई पोस्टों से गुजरने के बाद जब हम जांबाज पोस्ट पर पहुंचे तो लगा कि शायद हमारी मंजिल आ गई है, मगर फिर खच्चरों पे शुरू हुआ एक तवील तरीन सफ़र, एक इंतहाई मुश्किल सफ़र। 7.5 घंटे हम पेजू तक कैसे पहुंचे, इससे आगे कैसे गए, किन हालात का सामना किया, ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, सियाचिन में जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जिसमें उसके लिए अट्रैक्शन थी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं। उसके अलावा यहाँ बहुत सारी टूरिज़्म के लिए जगह हैं बड़ी शानदार। यहाँ पे भी हम एक गांव के पास से गुजर रहे थे, यहाँ से आगे हम शिगर वैली में चले जाते हैं। लेकिन इस एरिया को अगर आप देखें तो यहाँ आपको पहाड़ों के ऊपर रेत नज़र आएगी। ये सारी रेत है और बड़ी आला क्वालिटी की रेत है ये। और जैसी आपको दरिया में मिलती है, जैसी आपको समंदर के किनारे मिलती है या जैसी आपको डेजर्ट में मिलती है, तो ये कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। बहुत ठंडी रेत है ये और इसके बहुत बड़े बड़े मैदान हैं यहाँ पे। वो सामने वाली साइड पे देखें तो पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। और ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। ये दुनिया में आपको चीज़ें कहीं नहीं मिलती, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दी हैं। यहाँ स्कर्दू से अगर आप निकलें तो आप आधे पौने घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत एक गाँव है, वो भी आपको दिखाता हूँ इस तरफ से। आप यहाँ ये एक नया ब्रिज बना है, बड़ा शानदार। अब आप आराम से जा सकते हैं। ये केटू वाला रास्ता है, एक रास्ता खपलू वाला है जो उस तरफ से जाता है सियाचिन को, और दूसरा रास्ता ये केटू वाला है और ये जाता है यहाँ से बाल्टोरो की तरफ। और बहुत सारी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं यहाँ पे, उनको हम देखने के लिए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का एसेट, पाकिस्तान का पानी, और ये भी उन सारी चीज़ों में से, उन सारे अट्रैक्शन के पॉइंट्स में से एक ये भी था जिसको भारत अचीव करना चाहता था। यहाँ पे जो हमें ब्रीफिंग दी गई उसमें तो ये बताया। ये नया ब्रिज है जी। इससे पहले लोगों को वो ब्रिज से जाना पड़ता था। वो काफ़ी पुराना ब्रिज है और उस तरह के कुछ ब्रिज मैंने क्रॉस किए थे 2015 में जब मैं आया था। और अब तो सूरत-ए-हाल काफ़ी बेहतर है, नए ब्रिज, नए रास्ते बने, तो जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बड़ी अट्रैक्शन है। थोरगो गांव है यहाँ पे, थोरगो, इसका नाम याद रखिएगा। कभी अगर इधर आए आप और केटू की तरफ जाएं, बेस कैंप की तरफ, तो थोरगो गांव में ज़रूर जाइएगा। बहुत खूबसूरत है, बहुत। ये जैसे डेजर्ट में रेत के ऊपर निशान होते हैं ना, लाइनें, बिल्कुल सामने आपको पहाड़ पे ऐसी नज़र आ रही हैं। ये भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। डेजर्ट है, वो नीचे देखें सामने, वो पानी के किनारे कैसा डेजर्ट है। नाज़रीन, ये जो है वो 10वीं पोस्ट है पाकिस्तान की फ़ौज की, और ये वो पहला एरिया है जहाँ पे आके जो बैनुल अक़वामी एक्सपेडिशन करने के लिए लोग आते हैं, यहाँ अंदराज करवाते हैं और करवाने के बाद यहाँ से फिर आगे जाएंगे। आगे जो है वो बहुत सारे पहाड़ हैं, मशाब्रूम है, गशाब्रूम है, केटू है, बाल्टोरो है, और भी पहाड़ है। यहाँ पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त ग्लेशियर है और उसकी वजह से ये एरिया बहुत ठंडा रहता है। रात को यहाँ पे माइनस टेम्परेचर है और ये जो ग्लेशियर है इसको भी केसर ग्लेशियर कहते हैं, अभी ये बता रहे हैं। तो यहीं से गुजरते हैं सारे फॉरेनर्स, लोकल्स, जिनको भी केटू तक जाना है। एक गांव है तासू और यहाँ पे जंगल है, तो जहाँ थोड़ी सी जगह बनती है वहाँ पे लोग पौधे लगाने की कोशिश करते हैं, छोटा मोटा जंगल बन जाता है। यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन यहाँ से आगे जो गाड़ियाँ जाती हैं वो लोकल्स की गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ हम गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं, दूसरी गाड़ियाँ ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जैसा मैंने आपको अभी बताया कि दासू पोस्ट है, और यहाँ से आगे जिसने भी जाना है एक्सपेडिशन के लिए या कोहे पैमा जो यहाँ से आगे जाते हैं, वो यहीं से गुजर के जाते हैं। और बड़ी जो चोटियाँ हैं वो आगे हैं, केटू भी वहीं पे है,
अली सतपारा की जो टीम गई थी, मिस्टर जॉन सनोरी की लीड कर रहे थे वो इस टीम को। तो इनका रिकॉर्ड भी यहाँ इस रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है, फॉरेनर्स रिकॉर्ड रजिस्टर यहाँ पे ये मौजूद है। और यहाँ पे इंदराज होता है और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फौजी जब आते हैं आगे जाने के लिए, अपनी ड्यूटी देने के लिए, तो यहाँ पे एक रात वो क़याम करते हैं, फिर आगे अगली पोस्ट पे, फिर अगली पोस्ट पे, फिर अगली पोस्ट पे। इस तरह वो 21 दिनों में पहुँचते हैं उस आखिरी जगह पे, ग्लेशियर पे, जहाँ पे उनकी ड्यूटी होती है। ये नादरीन, ये पहाड़ को आप देखें गौर से, बिल्कुल चट्टानों वाले पहाड़ हैं और इनके बीच में आपको बहुत सारे सुराख नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको हम जूम इन करके दिखाएं, जो भी आपको हम दिखाएंगे, तो इन सुराखों के अंदर आपको बंदे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो वर्कर्स हैं जो यहाँ से पत्थर निकालते हैं, बड़ा कीमती पत्थर। ये साहब भी निकालते हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद हुसैन है सर। जाहिद हुसैन साहब, ये कैसे निकालते हैं पत्थर और क्या निकलता है यहाँ से? इधर से कोमरिन निकलते हैं सर। अच्छा, और टोपास मिलते हैं सर, जमरूद मिलते सर। जी सर, मिलते हैं सर। अच्छा, मैंने यही है सर, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है सर। कंप्रेसर, बारूद, अच्छा बंदे मिलजुल के काम करते हैं सर, ब्लास्टिंग करते जाते हैं सर। अंदर बीच में पॉकेट भरते हैं सर, कभी माल आते हैं सर, कभी खाली आते हैं सर। चले, अगर ये तो किस्मत की बात है, लेकिन कितना अंदर तक चले जाते हैं आप लोग? इसके अंदर कम से कम 300 फुट गहराई में है सर। मजीद काम आगे कर रहा है सर। 300 फुट तक इन सुराखों से आप अंदर चले गए? जी सर, जी सर। एक और चीज है, ये पत्थर यहाँ से निकलता है, पता कैसे चलता है कि पत्थर किस जगह पे? ऐसे पहाड़ मैंने वो स्कर्दू से लेकर यहाँ तक जगह जगह है, बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ है। पता कैसे चलता है कि पत्थर कहाँ पे? आप लोगों को समझ कैसे आता? सर इसमें आप देखें सर, ये सफेद लकीर नजर नहीं आते सर। ये लकीरें बनी हुई हैं। जी सर। नीचे आ रही हैं। हाँ जी सर, जी सर। ये लकीरें आम नहीं है सर। आप स्कर्दू से आप इधर आ गया तो ये लकीरें आपको नजर नहीं आएंगे सर। ये कह रहे हैं कि जो रगें बनी हुई है, बिल्कुल बारीक सफेद रंग की लकीरें, इनको इस बात का तजुर्बा हो गया है कई सालों से ये काम करते करते कि कहाँ पे अंदर पत्थर हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। ये नादरीन, वैसे तो धूप है लेकिन सर्दी बहुत बढ़ती जा रही है। लगभग 4 बजने वाले हैं और हम थ्रू आउट ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं। बड़ा मुश्किल रास्ता है, सड़क बहुत ख़तरनाक है, जगह जगह खाइयाँ हैं, रास्ते टूटे हुए हैं, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा है। अपनी मदद आपके तहत ये लोग थोड़ा बहुत ठीक करते रहते हैं रास्ता। अब गाड़ी नहीं जाएगी तो यहाँ से कुछ खच्चर जाएंगे, कुछ सामान जो है वो घोड़ों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर लादा जाएगा और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जो फौजी आते हैं पीछे से, वो 10-10, 15-15 की टोलियों में आते हैं और ये जितनी पोस्टें हम रास्ते में आपको दिखाते हुए आ रहे हैं ना, इन सब के ऊपर एक एक दिन रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक दिन रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वो आखिरी पोस्ट है, इसका नाम है जहांबाज। यहाँ पे अब ये खच्चर का बंदोबस्त है और हमारे जो फौजी भाई आते हैं उनके लिए तो नहीं होता, वो यहाँ से पैदल ही जाते हैं आगे अपना सामान उठा के। 25 किलो का एक फौजी के पास सामान होता है, तो वो यहाँ से एक पूरा दिन उन्हें लगता है आगे जाने में। तो हमें ये कह रहे हैं कि हम 5 घंटे 6 घंटे में पहुँच जाएंगे और ये सारी चढ़ाई है आगे और पहाड़ों के ऊपर ये खच्चर में लेकर जाएंगे। देखते हैं। ये खच्चर और इन पर सवारी हमारी तवक्कुआत से बहुत मुश्किल निकले। इनका फायदा सिर्फ ये हुआ कि ये हमारा सामान ले जा रहे थे, क्योंकि कुछ ही देर बाद हमें एक बात तो समझ आ गई और हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो इसके कायल हो गए कि खच्चर की निस्बत पैदल चलना बेहतर रहेगा अगर आप चल सकते हैं तो। सर्दी भी नहीं लगेगी, यानी आप मौसम की शिद्दत से कुछ हद तक पैदल चल के अपने आप को गर्म रख सकते हैं और गैर जरूरी चोटों से भी आप बच सकते हैं जो ये खच्चर आपको लगा रहे थे। अब पता नहीं ये है ही ऐसे या जानबूझकर, लेकिन आपको चोट देते हैं। और हाँ, सबसे अहम चीज़ ये कि अगर आप किसी खाई में गिरने वाले हों या गिर जाएं तो कम से कम कसूर आपका अपना होना चाहिए, किसी बेज़ुबान जानवर का नहीं। लो जी, मैं पैदल पैदल सबसे आगे निकल आया हूँ, सारे पीछे रह गए हैं और काफ़ी पीछे रह गए हैं।
खच्चर भी उनके पीछे, बंदे भी, सामान भी। जो मेरे पीछे बंदा आ रहा है वो भी अभी ये मोड़ नहीं हुआ। इन पहाड़ों में हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। पैदल ना चलो तो जिस्म अकड़ना शुरू हो जाएगा। बहरहाल पैदल जा रहा हूँ मैं। और ये देखो ये पहाड़, ये वो जो बर्फ है वहाँ जाना है। जी नाज़रीन, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमें आइडिया नहीं था कि ये सफ़र इतना लंबा होगा। यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है और नीचे उतर के इस तरफ दरिया, इस तरफ पहाड़ हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो टॉर्च की लाइट्स के ऊपर हम चलते जा रहे हैं और अभी भी बता रहे कि 2-2.5 घंटे का रास्ता है, 2-2.5 घंटे का रास्ता अभी भी है। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अभी टाइम हो गया है, इस वक्त टाइम हो गया 8:40। 2.5 घंटे और 11 बजे तक इंशाल्लाह। एक एक करके जाओ। हेलो 131 खालिद अवर, ये लिख रहे हैं प्रिले सर। राजर सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये पेजू पोस्ट है, यहाँ पे रात को हम रुके हैं और निस्बतन मुश्किल रात थी। हाइट ज़्यादा है यहाँ पे और इस हाइट पे 12,000 से ऊपर जब आप आकर रुकते हैं, 12,500 के करीब इसकी हाइट है। और कचरों के ऊपर बैठ के पैदल चलते चलते 7.5 घंटे हमने ये ट्रैवल किया है और उससे पहले इतने ही घंटे हम गाड़ियों में और वो कच्चे रस्तों के ऊपर चलते आए। तो बड़ी मुश्किलों से रात को यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये एक पूरा एडवेंचर था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और हमें भी पता चला है कि हम कितना चल सकते हैं या कितने मुश्किल हालात से गुजर सकते हैं। पेजू एक ऐसी जगह है, यहाँ से आगे ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे पहले सारा सामान पहुँचाया जाता है डंपिंग का। डंपिंग मीन्स ये कि उनका खाना पीना, उनकी फ्यूलिंग, उनका साजो सामान जो फौजी वहाँ ऊपर होंगे बालतोरो ग्लेशियर पे, लगारी पे या दीगर पोस्टों के ऊपर, तो वो फिर यहाँ पे पहले डंपिंग की जाती है। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक ख़ास किस्म का फाइबर है जिससे पाकिस्तान ने तैयार किए अपने इग्लूज़। ये खुला हुआ इग्लू है और ये बड़ा लाइट वेट इन्होंने बनाया हुआ है। इसको आराम से फौजी उठाते हैं, खच्चरों के ऊपर रखते हैं और ऊपर पहुँचाते हैं जहाँ पे इनको लगाया जाता है। ये इग्लूज़ उनको सर्दी से बचाते हैं। इसके ऊपर जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे, इनके ऊपर जो है वो बर्फ़ की एक तह लग जाएगी और बर्फ़ की तह लगने के बाद ये ऊपर से कवर हो जाएंगे। इसको अंदर से गर्म कर लेते हैं आग जला के। वो केरोसिन का चूल्हा है, वो बहुत आला क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करते हैं ऊपर, वरना वहाँ पे आग के बगैर गुजारा नहीं है। हर वक्त आग जलती रहती है, हर वक्त इसके अंदर आग जलती रहती है। ये एक और चीज़ है, ये पुल बनाते हैं इससे फौजी उस जगह पे जहाँ कोई क्रेविसेस आ जाती है। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे पहाड़ पे आपको नहीं पता होता कि आपके साथ अगले कदम पे क्या होने वाला है। आपने देखा होगा जब ये कुएं पे वहाँ पहाड़ चढ़ रहे होते हैं तो ये रस्सियों के साथ एक दूसरे को बांध के चढ़ते हैं। उसकी वजह ये है कि जो आगे वाला आदमी है वो अचानक किसी गड्ढे में गिर सकता है, क्योंकि ऊपर बर्फबारी हो जाती है, वो स्नो की लेयर होती है बिल्कुल सादी सी। तो वो जो स्नो लेयर है उसके अंदर पता नहीं चलता, बाद औक़ात बीच में गैप्स होते हैं पत्थरों के बीच में और वो क्रेविसेस आ जाती हैं, तो उनके अंदर लोग गिर भी जाते हैं। पीछे वाले उनको संभालते हैं, इस तरह कैजुअलिटीज़ भी हो जाती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, शहीद हो जाते हैं फ़ौजी। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पोर्टर्स हैं, उनके साथ हादसात होते हैं। तो ये एक हल्के वज़न के तैयार किए गए हैं ब्रिजेस, और इन ब्रिजेस को फिर क्रेविसेस के ऊपर बनाया जाता है आर्जी तौर पे, ताकि फ़ौजी उनको क्रॉस कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारे रबड़ के जूते पड़े हुए हैं, बहुत सारे, और ये बता रहे थे दोस्त कि ये सॉलिड वेस्ट है, यानी ये वो चीज़ें हैं जो वेस्ट हो जाती हैं पहाड़ों की चोटियों पे,
वहाँ से इनको पहुँचाया जाता है नीचे। हमारे साथ सईद साहब मौजूद हैं, यहाँ पे सीईओ हैं, तो ये मुझे बताएं सर, ये सॉलिड वेस्ट का कैसे करते हैं? थैंक यू सो मच। एक्चुअली जो सॉलिड वेस्ट है इसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म ग्लेशियर्स पे बना हुआ है। दो किस्म के मैकेनिज़्म है। सिविल जो हमारे टूरिस्ट आते हैं जो जिसमें ट्रैकर्स होते हैं और जो क्लाइंबर्स होते हैं, उनकी अलग किस्म का अपना मैकेनिज़्म है क्योंकि दे हैव डिफरेंट कैंप्स, और हमारा अपना एक मैकेनिज़्म है। वी हैव पोस्ट के ऊपर हमारा मैकेनिज़्म है कि जो हमारे सॉलिड वेस्ट चीज़ें हैं जिसमें हमारा ड्रेस है, इक्विपमेंट है और खाने पीने की चीज़ें हैं, टिन्स हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको पहले पोस्ट पे हम डंप करते हैं जैसे वेदर क्लियर होता है। दो मैकेनिज़्म इस वक्त हमारे पास हैं इनको बैक लोडिंग के। एक नंबर 1 जो हमारे पोर्टर्स जाते हैं डंपिंग के लिए, उन म्यूल पे हम ले आते हैं वापस। दूसरा जो हमारा आगे स्लिंग ऑपरेशन चल रहा होता है जिसमें हम अपनी K2 और राशन को डंप करते हैं, उधर ही हमने इसी तरह की गट्टू आपके सामने बने हैं, इसको प्रॉपर उधर स्टैकिंग होती है, रस्सों से बांध के वापस हम इसको इधर ले आते हैं और जानबाज से फिर हम इसको गाड़ियों पे लेकर जाते हैं। स्कर्दू में इसकी प्रॉपर एक जगह है, वहाँ पे ये डंप हो जाता है। जो ये वो मटेरियल है जो कि रीयूज़ भी हो सकता है, इनको दोबारा रिसाइकल करके जा सकता है। वो आइटम अलग किए जाते हैं और जो बाकी गिराने वाला होता है उसके लिए अलग एक प्लेस पर। अभी एक हेलीकॉप्टर आने वाला है और उसमें हम ऊपर जाएंगे, लेकिन ये वो सामान जो लाइफ लाइन, जो जिंदगी है, ये है तो यहाँ फौजी जिंदा है। जरा इसके बारे में बताएं, ये क्या क्या चीज़ें और किस काम आती हैं? थैंक यू सो मच। इस नॉन ग्लेशिएटेड जोन के एरिया में आप देखें अभी इस वक्त हमने नॉर्मल एक ड्रेस पहना हुआ है, रात को भी आपको पता था टेम्परेचर डाउन हो गया था। जैसे ही ग्लेशिएटेड में आप इन होते हैं, इस ड्रेस के बगैर आपकी ज़िंदगी पूरी नहीं है, विच इंक्लूड हेड टू टो। इट स्टार्ट फ्रॉम द शूज़, एक स्पेशलाइज किस्म के शूज़ हैं, आप थोड़ा सा चलते हैं तो इट गिव यू, आपको हीट देना शुरू कर देता है। जी सर, जी सर, ये जूता, ये बिल्कुल। इसका वेट कितना था? वेट एक जो इसका है ये 2 kg है। ये 2 किलो का एक जूता है जी। और इसके अंदर स्पेशल स्टफ इस्तेमाल हुआ है, ये आपकी बॉडी हीट से ही गर्म होता है। अच्छा, पाँव की हीट से गर्म हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, और लगातार गर्म होता है? बिल्कुल। और इसमें आपने देखा है कि ये एक एंकलेट हमने किया हुआ है, नहीं होता। गीला नहीं होता और आपका स्नो पाँव में नहीं जाता, आपने इसको अपने नी तक आपका ये ऊपर आ जाता है। ये गेटर्स भी साथ हैं? बिल्कुल, गेटर्स हैं ये साथ। आपने फिर जो एक थर्मल हम पहनते हैं और उसके ऊपर ये हम वाइट सूट पहनते हैं जिसको डाउन सूट बोलते हैं, ये -50+ टेम्परेचर को भी सस्टेन करता है। और इसके बाद आपका ये वूल है, स्पेशल किस्म का इसका ये कैप बनी हुई है, और ये वूल वो वूल है जो कि ये आप पहने तो आपको बिल्कुल ठंड नहीं महसूस होती इसमें। और सेम इसी तरह आपकी फिर ये सॉक्स हैं जो इस शूज़ के अंदर पहने जाते हैं। अच्छा, इसको मैं ज़रा खोल के दिखाऊं। ये कहाँ का बना हुआ है जी? ये स्विट्ज़रलैंड का बना हुआ है, टेक्नोवर्ल्ड कंपनी का है, स्विट्ज़रलैंड का बना हुआ है। और अंदर से ये येलो है, इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉकेट्स हैं ताकि सामान कैरी किया जा सके। बाहर भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉकेट्स हैं, इसको टाइट किया जा सकता है, जितना भी फ्री साइज़ है सब लोग इसको पहन सकते हैं। इसके अंदर ख़ास किस्म के परिंदे हैं, उनके खंभ यानी उनके परों के अंदर परिंदों के जो छोटे छोटे खंभ होते हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब आ जाएं आप यहाँ पे, ये ग्लासेस हैं, स्पेशल ग्लासेस है। एक्चुअली यहाँ पे स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है। आप जब मौसम जैसे आज क्लियर है, अभी हम आगे भी जाएंगे तो आपको जो स्नो है ये आपकी आंखों को काफ़ी इच करती है। अगर आपने ये पहने हुए हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक रहती हैं, आपको कुछ भी नहीं होता। और इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो आपकी आंखों को मतलब आप प्रोलॉन्ग आवर्स तक भी पहन सकते हैं, क्योंकि हमने तो ड्यूटी देनी होती है, संतरी खड़े होते हैं, तो इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। और पार्टी मूव होती है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, यहाँ और चीज़ें हैं, ये ग्लव्स हैं, ये स्पेशल ग्लव्स हैं। ये आप जो मतलब आप 3 किस्म के ग्लव्स हम पहनते हैं, मतलब जब हम अपने हाईएस्ट उस पे जाते हैं। एक ये वाले, पहले ये पहनते हैं, उसके बाद ये लेदर वाले हैं, और उसके बाद स्पेशल ये पहनते हैं। आपको -50 टेम्परेचर पे भी आपको इसमें फायर तो नहीं किया जा सकता, ये वाले नहीं किया जा सकता। जब आपने फायर करना होता है तो ये आपके दूसरे जो ये हैं, इसमें ये आपके प्रॉपर इसमें हाथ के बने होते हैं, तो यू कैन ईजिली फायर। इन 2 ग्लव्स के साथ आप फायर कर सकते हैं, तो इसलिए इसको फिर उतारना पड़ता है फायर के लिए। ये सर, ये दिस इज लाइफ सर। जी बिल्कुल, लाइफ लाइन। ये सर जब आपने अभी अपने वो जो ब्रिजिंग इक्विपमेंट की भी बात की थी, ये वो एक चीज़ है जब एक पार्टी बंदा मूव कर रहा होता है, पहले नंबर पे, दूसरा, चौथा, ये सब कुछ। मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊं, ये बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है इस जगह पे, ये आपके हाथ से स्लिप नहीं हो सकती। अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो ये तीनों ग्लव्स इस टाइप के हैं
कि जब आप अपना ग्लव इसके ऊपर यूँ पकड़ लेंगे तो आपका जोर भी नहीं लगेगा और ये आपको ग्रिप कर लेगी। ये इसके ऊपर ये एक खुरदरी सी एक तह इसके ऊपर इन्होंने लगाई हुई है और ये बहुत आला क्वालिटी की है। ये नाज़रीन यहाँ पे AK-47 है और इसका कैलिबर होता है 7.62। गन्स में ज़रा मेरी दिलचस्पी है हंटिंग की वजह से। तो ये पाकिस्तान की बनी हुई हैं दोनों, हमारी वाह फैक्ट्री में बनती हैं। बड़ी शानदार गन्स बन रही हैं अब तो और बहुत जदीद गन्स बन रही हैं पाकिस्तान में। और ये वाली जो है ये चाइना वाली हैं। इसके अलावा रशिया वाली AK-47 आपको पता बड़ी मशहूर है। एक्चुअली ये क्लाशनकोफ है। AK-47 7.62 कैलिबर, 300 मीटर तक इसकी इफेक्टिव रेंज है कि आप दुश्मन को कॉम्बैट कर सकते हैं। वैसे ये मारती तो 800 मीटर तक भी इन बंदे को मार सकती है और बड़ा अच्छा कैलिबर है। जी फायरिंग मैंने की है, 5 राउंड फायर किए हैं। तो मोहसिन भाई ठीक हुआ फायर? जी बहुत अच्छा फायर हुआ है आज। यहाँ पे भी फायर कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, पांचों लगे हैं? पांचों लगे हैं तकरीबन इंशाल्लाह। थैंक यू। तकरीबन का मतलब है एक आधा मिस हुआ है। नहीं एक आपने इधर किया है ना उस उधर। एक तो मैंने 100 मीटर पे किया ना जी और बाकी 300 पे किए हैं। जी बेहतरीन, 200 पे। अच्छा हुआ है फायर, बहुत अच्छा हुआ है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा लगता है जब कोई कहे कि आपका फायर लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। नाज़रीन अब जा रहे हैं हेलीकॉप्टर की तरफ और यहाँ से फ्लाई करेंगे। सीओ साहब कितनी देर में पहुँच जाएंगे? 20 मिनट मैक्सिमम। और ये दो इकट्ठे जाते हैं? बिल्कुल दो इकट्ठे जाते हैं। ये SOPs क्यों हैं? इसके दो रीजंस हैं। ये एक दूसरे को ना लैंडमार्क्स और डायरेक्शन क्लियर करते हैं। ये इनका मेन जो मकसद होता है, ताकि एक दूसरे को ये डायरेक्शन लॉस अगर हो, वेदर अचानक ख़राब हो, एक का कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई भी इमरजेंसी हो, एनी इमरजेंसी, ताकि हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद हो। ठीक, मेन इसका पर्पज़ है। नाज़रीन हम मौजूद हैं IHEC पे और यहाँ पे ये पाक फ़ौज का एक कैंप है। इसकी हाइट क्या है, यहाँ किस तरह ड्यूटीज़ की जाती हैं, किस तरह ये लोग यहाँ पे रहते हैं। हमें हेलीकॉप्टर तो उतार के गए हैं, वेदर कोई अच्छा नहीं है बल्कि ख़राब हो रहा है लगातार, तो हमें जल्दी यहाँ पे बात करनी पड़ेगी और फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सारा स्नो कवर्ड एरिया है, माइनस में यहाँ टेम्परेचर रहता है। हमारे पास मेजर मौज़म साहब मौजूद हैं जो यहाँ पे इंचार्ज हैं, इनसे हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम। ये जिस जगह हम मौजूद हैं इसकी अहमियत क्या है और ये क्या है जगह? इस वक्त इस कैंप की जो हाइट है 18,000 हाइट है इसकी, और इस वक्त जो हमारे मेन चैलेंजेस हैं, पहले तो यहाँ जो दुश्मन का एक चैलेंज है जो मकारी से हमारे सामने बैठा हुआ है, और दूसरा यहाँ हमें जो चैलेंज है दूसरा वो है वेदर, जिसके लिए हम यहाँ सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड इक्विपमेंट और क्लोथिंग इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह पाक का करम है, वी आर फाइन एंड वी आर रेडी टू फाइट एवरी सिचुएशन। यहाँ सियाचिन किस तरफ है और बाकी इस एरिया की लोकेशन ज़रा? सियाचिन से पहले मैं आपको इस एरिया के बारे में बताना चाहूँगा कि जहाँ ये कैंप है इसके सामने ये एक पहाड़ी है सामने जो मर्ज कर रही है स्काई लाइन के साथ, इसको गशापुरम 1 कहते हैं। ये 8000er है जिसकी वजह से ये बाल्तोरो सेक्टर ये और इसके साथ 3 और हैं जैसे K2, गशापुरम, मशापुरम 1, ब्रॉड पीक,
ये 4 8000er हैं जो इस सेक्टर में मौजूद हैं इस वक्त। और इसके साथ साथ ये दूसरी पहाड़ियाँ जैसे चोगोलीजा है और उसके साथ ट्रिनिटी पीक्स हैं, और फर्दर इस चोगोलीजा के साथ हमारा जो बॉर्डर लिंक करता है इंडिया के साथ, वहाँ हमारी एक सैडल पोस्ट है। ये आगे हम आपको अपने लोकेशन दिखाते हैं, और जो हमारी पार्टी मूव करती है सैडल के लिए, वो पार्टी इस वक्त तैयार है, वो आपको दिखा देते हैं, और क्या क्या उनके गियर्स होते हैं और इक्विपमेंट वो पहन के आगे जाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये सैडल पार्टी हमारी इस वक्त तैयार है। जो हमारी सैडल पोस्ट है वहाँ पार्टी चेंज करने जा रहे हैं, मतलब बंदे चेंज करने, जो इस वक्त 22,500 फुट की बुलंदी पे है, और वहाँ इनको वहाँ पोस्ट पे जाने के लिए तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं, और जाते जाते इनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो अपना हमारा होता है आईकॉम के थ्रू राब्ते में रहते हैं। जिस वक्त ये मूव होता है ये तकरीबन डार्क आवर्स में होता है, और इसके बाद जो इनका टेन्योर वो 1 मंथ होता है 30 डेज़, जिसमें ये पूरी गार्ड करते हैं पूरे एरिया को, और जो दूसरी पार्टी इनकी जगह आ रही होती है उनकी भी निगरानी वगैरह कर रहे होते हैं। ये हमारा इग्लू है जिसमें हम खाना भी बनाते हैं, और मुख्तलिफ हम बर्फ़ को भी पिघलाते हैं पानी पीने के लिए, और मुख्तलिफ जो मशरूबात हैं बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 8 मैन इग्लू है, इसमें तकरीबन 8 बंदे मतलब अकोमोडेट हो जाते हैं आराम से, और जितना भी टेन्योर है वो इधर ही गुजारते हैं। सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे रेमिनेंट्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हम यहाँ जमा करते हैं, और थ्रू हेली मिशंस हम उनको बैक लोड कर रहे होते हैं। हमारी सबसे जो सख्त तरीन पोस्ट है सैडल की तरफ, जब हम मूव करते हैं तो वो मूवमेंट आपके सामने दिखाई जा रही है। इस पार्टी में कम से कम 5 बंदों को मूव करवाया जाता है, क्योंकि एरिया बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सबसे आगे वाला गाइड है जो बहुत ही अच्छे तरीके से एरिया को सर्च करके चलता है। रेस्क्यू करने के लिए इक्विपमेंट होता है। तो एक पार्टी के साथ नागाहानी सूरत हाल वाक़या पजीर हुई। आप देखते हैं तो लास्ट वाला जो गाइड है वो किस तरीके अपनी पार्टी को रेस्क्यू करता है। अभी आपके सामने इस पार्टी के साथ नागाहानी सूरत हाल पेश आई। नीचे से उस बंदे की आवाज़ें आ रही हैं। 45 फुट की गहराई में बंदा चला गया है। जो सेकंड गाइड था उसने फर्स्ट बंदे के क्रेवस में जाते ही ज़मीन पर पोजीशन ले ली, और इसी तरह वो उधर ही स्टे हो गया। रेस्क्यू करने वाला जो बंदा है वो आस्ता आस्ता अपने आप को सेव करता हुआ नीचे आ रहा है। ये रेस्क्यू तब किया जाता है जब नीचे वाले बंदे में बिल्कुल सिक्कत ख़त्म हो जाए, वो ऊपर ना चढ़ सके, उसको रेस्क्यू करने के लिए नीचे जाया जाता है। जी नाज़रीन, मैं कनकोडिया में हूँ, और कनकोडिया इसका नाम बड़ा दिलचस्प है क्योंकि यूरोप में एक्स माउंटेन के ऊपर जो है वहाँ पे एक पहाड़ी सिलसिला है। वो बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे मुख्तलिफ जंक्शन आके मिलते हैं, और एक जंक्शन बनता है वहाँ पे मुख्तलिफ ग्लेशियर्स का एरिया आके मिलता है, तो उसको कनकोडिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले गोरे आए और वो यहाँ पे इन पहाड़ों को सर करने के लिए, तो इसलिए इसका नाम भी कनकोडिया रख दिया गया। यहाँ पे 2 बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं जो आपस में मिलते हैं। एक ग्लेशियर उस तरफ है जिसका नाम बाल्तोरो ग्लेशियर है, और एक ग्लेशियर मेरे पीछे है, ये आता है इस तरफ से K2 वाली साइड से, और इस ग्लेशियर को
गुडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये दोनों ग्लेशियर इस जगह पे आते हैं, तो ये जंक्शन कनकोडिया कहलाता है। यहाँ पे बेस कैंप भी है। दुनिया भर से जब माउंटेनियर्स या क्लाइंबर्स या आप उन्हें कहें कोई पैमा जब आते हैं, तो वो इस बेस कैंप में पहुँचते हैं पहले, कनकोडिया बेस कैंप, और इस बेस कैंप से फिर वो ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं, अपनी एक्सपीडिशन शुरू करते हैं। मेरे पीछे आपको K2 नज़र आ रहा है। वेदर ख़राब होने के बावजूद उसकी चोटी आप देख सकते हैं यहाँ से इस वक्त, और ये बड़ा लकी होता है कि आपको यहाँ पे ऐसा वेदर मिले कि आपको अपने उकब में K2 को फिल्माने का मौका मिल जाए या आपको वो नज़र आ रहा हो। तो हमें यहाँ पे K2 नज़र आ रहा है इस वक्त। ये ब्रॉड पीक है इस तरफ, और इसको आप देखें तो ये बहुत ऊपर से चौड़ी है और आपको नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत एक माउंटेन है ये भी। लोग इसके लिए भी आते हैं यहाँ पे पूरी दुनिया से और इसको सर करते हैं। तो ये एक जन्नत है माउंटेनियर्स के लिए। दुनिया भर से सयाह इनको देखने आते हैं। जहाँ पे आपको मैंने K2 दिखाया, यहाँ पे आपको मैंने ब्रॉड पीक दिखाया, यहाँ पे भी एक और पहाड़ी सिलसिला है, और इस तरफ से हम नीचे की जानिब से आए थे। और यहाँ ऊपर वो बालतोरू ग्लेशियर है। यहाँ पे एक बड़ा शानदार कारनामा जो है पाक फौज ने किया है। इधर सिक्योरिटी भी पाक फौज के ज़िम्मे है। यहाँ आने वाले लोग जो हैं उनकी जिम्मेदारी पाक फौज के ज़िम्मे है। वो इनको फैसिलिटेट करते हैं इस सख्त वेदर के अंदर। और विंटर सीजन के अंदर जब यहाँ पे पहली मरतबा K2 को सर करने के लिए आए माउंटेनियर्स, अली सतपारा और उनकी टीम बदकिस्मती से यहाँ पे गायब हो गई। 3 लोग यहाँ पे नहीं मिले। और उससे पहले जो आपके नेपाल से आए थे माउंटेनियर्स, उनको लकीली 24 घंटे ऐसे मिले कि वो K2 को सर करके निकल गए, और एक रिकॉर्ड उन्होंने अपने मुल्क के लिए और अपने लिए बनाया है। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है, पाकिस्तान ऐसे लोगों को यहाँ खुशामदीद कहता है। तो K2 का खूबसूरत नज़ारा आप देखिए। ये मौका बहुत कम मिलता है, एंड वी आर लकी कि हम इसको ऐसे देख रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन का एक सिस्टम। और इस जगह पे, इस हाइट के ऊपर, जब हम 16,000 फुट से भी ऊपर हैं, इस हाइट के ऊपर जो है अगर आपका 4G चल रहा हो, 3G चल रहा हो, तो इसका मतलब है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एफर्ट कर रहे हैं, या आपने कुछ ऐसा किया है कि दुनिया उसको अब तस्लीम करे या माने। जो गोरे आते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं सैटेलाइट के, जिनके जरिए से वो राब्ते में रहते हैं। लेकिन अगर उनको यहाँ पे 4G और 3G मिलता है तो फिर यहाँ से तस्वीरें, पिक्चर्स, वीडियोस अपलोडिंग में आपने देखा होगा अली सतपारा के बेटे जो हैं वो यहाँ से लगातार अपडेट कर रहे थे। तो वो ऐसे ही कर रहे थे ट्विटर के ऊपर कि यहाँ पे वो सामने आपको जो कैंप नज़र आ रहा है वहाँ पे, और टावर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा शानदार काम किया है SCO ने, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने यहाँ नहीं बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ पे आपको पता है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इवन कश्मीर में भी दोस्त बता रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो ये देखती हैं कस्टमर कितने हैं, कंज्यूमर कितने हैं, फिर वहाँ टावर लगाती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आबादियाँ बहुत कम हैं, लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, तो कंपनीज़ के लिए कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं थी और उनके साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट भी नहीं था। लिहाजा यहाँ पे वो हेजिटेट करते थे, सवाए स्कर्दू के अंदर कहीं सिग्नल आते हैं या गिलगित में कहीं सिग्नल आते हैं या कुछ और हुंजा में आ जाते हैं। लेकिन बेशतर एरिया तो उन्होंने छोड़ दिए, तो फिर कश्मीर में, इवन यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में और इन पहाड़ों के ऊपर भी फिर जिम्मेदारी जो है वो पाक फौज की थी। और उनका एक डिपार्टमेंट है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यहाँ पे 3G और 4G का बंदोबस्त किया है। तो ये शानदार, ज़बरदस्त।